हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस अड्डा पॉइंट पर। साथियों, हम सभी अभी तक शिल्पी पब्लिकेशन के विगत वर्ष 2021 में टीजीटी का आया हुआ प्रश्न पत्र हल कर रहे थे, जिसमें हमने 100 प्रश्नों तक अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज प्रश्न नंबर 101 से 125 तक संपूर्ण प्रश्न पत्र को समाप्त करेंगे हल करके। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। ऑप्शन बी, ज्ञान में परिवर्तन लाना। ऑप्शन नंबर सी, कार्यक्षमता में परिवर्तन लाना। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो हम सभी जानते हैं कि प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, उसके कार्यों में परिवर्तन लाना, उसके ज्ञान में परिवर्तन लाना, उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना। यही क्या है? मुख्य रूप से यही प्रसार शिक्षा के उद्देश्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की चर्चा करें। अगला प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न रिपीटेड है। रिपीटेड क्या है? भाषा शैली को सिर्फ बदला है। आप देखते चलिए, भाषा शैली को बदला है। इसी प्रश्न को प्रश्न नंबर 60 में इसी प्रश्न पत्र में पूछा गया है। ये 2 बार इसी प्रश्न पत्र में पूछा हुआ दूसरा प्रश्न है। पूछ रहा है कि शारदा एक्ट संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, विधवा विवाह से। ऑप्शन नंबर बी, सती प्रथा से। ऑप्शन नंबर सी, बाल विवाह से। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो हम सभी जानते हैं कि शारदा एक्ट 28 सितंबर 1929 को 1929 को हरविलास शारदा जी के प्रयासों से यह कानून पारित हुआ, जिसका कारण इस अधिनियम का नाम पड़ा शारदा एक्ट। ये कानून पारित करवाया हरविलास शारदा जी ने, जिनके प्रयासों के कारण यह संपन्न हुआ, और शारदा जी के प्रयासों के कारण ही इसका नाम शारदा एक्ट रखा गया, जो बाल विवाह के विरोध में बनाया गया था। इसे शारदा एक्ट बाल विवाह कानून कहते हैं, जिसमें पुरुषों की उम्र रखी गई 18 वर्ष से कम ना हो। कोई भी पुरुष 18 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए, और कोई भी लड़की 15 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। लड़कों के लिए प्रावधान था कि अगर उनकी उम्र 18 से कम और 21 से ज्यादा है, और वो किसी 15 वर्ष से कम उम्र की लड़की से शादी करते हैं, तो उनके ऊपर दंड का प्रावधान था। किंतु इस एक्ट के तहत इसमें महिलाएं या बालिकाएं दंडित नहीं थी। आइए अगले प्रश्न की चर्चा करें। अगला प्रश्न है, संतुलित तालिका किस अवस्था में बनाई जाती है? संतुलित तालिका की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए, साल के अंत में। ऑप्शन नंबर बी, साल की शुरुआत में। ऑप्शन नंबर सी, साल के मध्य में। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। साथियों, इसे हम आईएफएम में, फूड एंड न्यूट्रिशन के आईएफएम पार्ट में पढ़ते हैं। हालांकि ये हर जगह लागू होता है, चाहे वो बैंक हो, कोई संस्था हो, कोई रेस्टोरेंट हो या घर हो। जब कोई बहुत बड़ा ओकेजन होता है घर में, इस तरह से जिसके यहाँ साल भर का ब्यौरा रखा जाता होगा, वो लोग इसे करते हैं, सभी नहीं करते हैं। इसी को हम संतुलित तालिका को ही हम बैलेंस शीट कहते हैं। बैलेंस शीट, इसी को बैलेंस शीट कहते हैं, और ये साल के अंत में बनाई जाती है। साल के अंत में जब कोई भी संस्था वर्ष के अंत में इस बैलेंस शीट को बनाती है, और यह देखती है कि इस वर्ष हमारी संस्था ने कितनी उन्नति की और कितनी अवनति की, मतलब पीछे कितना आया, इसे कितनी रेटिंग मिली है। एक रेटिंग वाली जो गणना होती है, वो साल के अंत में इस तालिका के द्वारा की जाती है। आइए अगले प्रश्न की चर्चा करें। अगला प्रश्न है, साधारणतया किस वसा को हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कहते हैं? किस वसा को हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, एलडीएल। ऑप्शन नंबर बी, वीएलडीएल। ऑप्शन नंबर सी, एचडीएल। ऑप्शन नंबर डी, काइलोमाइक्रॉन। दोस्तों, वसा में एक वसा होती है जिसे हम कहते हैं लिपोप्रोटीन। और इसी लिपोप्रोटीन को 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है एलडीएल, एक होता है एचडीएल, एक होता है वीएलडीएल। इसी लिपोप्रोटीन के ये तीनों भाग होते हैं। ठीक है, और बात करें कि पूछ रहा है हानिकारक कोलेस्ट्रॉल किसे कहते हैं, तो वो हम कहते हैं एलडीएल को। इसका फुल फॉर्म होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसमें होता क्या है कि कोलेस्ट्रॉल इसका मुख्य वाहक होता है। कुछ एलडीएल जो होते हैं वो रक्त धमनियों में जाकर जम जाते हैं, जिससे रक्त धमनियां ऐसी तो होती ही है, नलिकानुमा होती हैं, ऐसे होती है ना। अब ये जब जाकर इसमें
ये जो धमनियां होती हैं ऐसे, इनमें एलडीएल जो होता है वो जाकर जम जाता है, ऐसे 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 जम जाता है। मान लीजिए ऐसे ऐसे जम गया, अब रक्त नलिका क्या हो गई, सक्रिय हो जाती है, जिससे क्या होता है, रक्त प्रवाह में दिक्कत होता है, जम जाती है, तो इससे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, इसीलिए इसे हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। और इसी में हानिकारक यानी इसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, इसे बैड कहते हैं। और यही जो एचडीएल होता है इसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, गुड कहते हैं। ठीक है, और ये जो वीएलडीएल होता है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होता है, इसका निर्माण होता है हमारे लीवर में, और ये मुख्य रूप से लीवर से ट्राइग्लिसराइड को हमारी रक्त वाहिनियों तक पहुंचाता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की चर्चा करें। अगला प्रश्न है, जीवन चक्र की किस अवस्था में साधनों की मांग बढ़ जाती है? अब पारिवारिक साधन से भी अभी इसी प्रश्न पत्र में एक और प्रश्न आया हुआ था, आप सभी ने उसे भी देखा है और देख लीजिएगा और अच्छे से। ये बिंगलो ने जो था वो पारिवारिक जीवन चक्र को हम बात कर रहे थे कि बिंगलो महोदय जो थे, बिंगलो महोदय ने पारिवारिक जीवन चक्र को मुख्यतः तीन भागों में बांटा। कौन कौन सी? आरंभिक अवस्था, विस्तृत अवस्था और तीसरी संकुचित अवस्था। और इन्होंने ही बाद में इसका संशोधन करके 8 उप अवस्थाएं बताई। कितनी उप अवस्थाएं? 8 उप अवस्थाएं बनाई। इन्हीं तीन मुख्य थी, ये तीनों मुख्य थी। इन मुख्य में से ये 8, इन्हीं को तोड़कर फिर 8 उप अवस्थाओं में इनको तोड़ा गया। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि जीवन चक्र की किस अवस्था में साधनों की मांग बढ़ जाती है, तो भाई विस्तृत अवस्था में बढ़ जाती है। आरंभिक में क्या होता है, इसमें इसे स्थापित काल या स्थापित अवस्था भी कहते हैं। इसमें सिर्फ कौन होता है, हस्बैंड प्लस वाइफ, यही दोनों होते हैं, इसमें इनकी संतान नहीं होती। विस्तृत परिवार तब हो जाता है जब इन्हीं के बीच में एक शिशु का जन्म, जो प्रथम शिशु होता है, इसी का जन्म हो जाता है, तब वो हो जाती है विस्तृत अवस्था। इसी में खर्चों की मांग बढ़ जाती है और ये सबसे लंबी और सबसे बड़ी अवस्था होती है पारिवारिक जीवन चक्र की। संकुचित अवस्था की बात करें तो संकुचित अवस्था वह अवस्था होती है जब बच्चे अपने माता पिता को छोड़कर घर से कमाने के उद्देश्य से या अपने परिवार से विरक्त होकर शादी विवाह के बाद एक नया घर बसा लेते हैं, तो वो अपने माता पिता को छोड़कर दूसरा घर बसा लेते हैं, यानी अपने माता पिता का घर छोड़ देते हैं। उस अवस्था को कहते हैं संकुचित अवस्था। इसी को कहते हैं खाली घोंसले की अवस्था। नेक्स्ट प्रश्न है, केम्फनर आहार का प्रयोग होता है। केम्फनर आहार का प्रयोग होता है ऑप्शन नंबर ए अल्सर में, ऑप्शन नंबर बी मधुमेह में, ऑप्शन नंबर सी उच्च रक्तचाप में, ऑप्शन नंबर डी टाइफाइड में। टाइफाइड में तो होता नहीं है, अल्सर में होता नहीं है। केम्फनर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने हाइपरटेंशन के रोगियों के लिए यानी उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए 1948 में एक आहार तालिका बनाई जिसका नाम रखा केम्फनर आहार तालिका या केम्फनर आहार, जिसमें उन्होंने सिर्फ चावल, फल एवं शर्करा को शामिल किया। ठीक है, इतनी ही चीजों को इन्होंने शामिल किया था और ये आहार बनाया गया था उच्च रक्तचाप वाले रोगियों के लिए, हाइपरटेंशन के रोगियों के लिए। दोस्तों, आप लोगों से एक निवेदन है कि जब भी आप प्रश्न पत्र को सॉल्व कर रहे हो, यदि आप कहीं बाहर हैं, आप नहीं लिख सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप अपने रूम में बैठे हुए अपने घर में बैठ के अगर देख रहे हो तो प्लीज एक कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है कौन सी लाइन हम इंपॉर्टेंट ऐसी बता दें जो आपके काम की हो जाए, ये आपको जानकारी ना हो तो उसे नोट डाउन करते चला करिए, ये आपके लिए ही अच्छा रहेगा। आइए अगले प्रश्न की चर्चा करें। अगला प्रश्न है, धागे का वजन प्रति इकाई लंबाई अथवा लंबाई प्रति इकाई वजन दर्शाता है। क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए धागे की संख्या दर्शाता है, ऑप्शन नंबर बी धागे की मजबूती, ऑप्शन नंबर सी धागे की ऐंठन, ऑप्शन नंबर डी धागे की समरूपता। तो धागे की इकाई और वजन की बात हो रही है, यानी यार्न काउंट की बात हो रही है। यार्न काउंट इसे दो भागों में बांटते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। तो अप्रत्यक्ष जो होता है उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि इस विधि में, अप्रत्यक्ष विधि में, हम वजन
वजन को निश्चित करके धागे की लंबाई में वृद्धि की जाती है। ठीक है, वजन है तो इसमें पाउंड का प्रयोग होता है और एक पाउंड से तैयार की गई जो वो होती है धागा होता है उसे ही गिना जाता है। इसकी गणना नंबर ऑफ हैंग्स यानी जिसे हम लच्छी कहते हैं उससे की जाती है। यानी 1 पाउंड की बात करें तो 1 पाउंड बराबर होता है 840 गज। यानी 1 पाउंड की बात करें, 1 पाउंड रुई अगर आप लेंगे तो उससे 880 गज लंबा धागा बनेगा। या इसी को हम कहें कि एक हैंग्स या लच्छी, एक हैंग्स ये है हैंग्स या लच्छी जिसे हम कहते हैं, उससे भी हम 840 गज लंबा धागा बनाते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा क्या होता है अप्रत्यक्ष यान काउंट की विधि के अंतर्गत हम इस तरह से मापते हैं। और जितना पतला जितना महीन धागा होता है उसी को हम नंबर 1 कहते हैं। यानी 1 पाउंड से जो 480 गज बनता है ना, इसे 1 नंबर का धागा कहा जाता है। ठीक है, इसे 1 अंक दिया जाता है। और जो होता है हमारा ये प्रत्यक्ष विधि जो होती है वो इसके अंतर्गत हम डेनियर में मापते हैं। यानी 1 डेनियर बराबर कितना होता है, हम जानते हैं कि 1 डेनियर बराबर 9000 मीटर होता है। 9000 मीटर ये हमारी प्रत्यक्ष विधि होती है। आइए अगले प्रश्न की चर्चा करें। अगला प्रश्न है, ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता की दर में वृद्धि हेतु कौन सी योजना है? कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना, ऑप्शन नंबर बी मातृ सुरक्षा योजना, ऑप्शन नंबर सी राजीव गांधी किशोरी योजना, ऑप्शन नंबर डी कस्तूरबा गांधी बालिका महाविद्यालय योजना। नहीं, महाविद्यालय योजना की बात नहीं कर रहे, साक्षरता दर की बढ़ाने की बात करें। नहीं, पहले जब थोड़ा बहुत सीख लेंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। तो ये हुई थी कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना। इसके लिए कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना की शुरुआत की गई, जो शुरुआत कब हुई? जुलाई 2024 में, जुलाई 2004 में, जुलाई 2004 में इसकी शुरुआत हुई। और इसका उद्देश्य क्या था? जितनी भी ग्रामीण में, गांवों में बिछड़े वर्ग की, अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाएं हैं जो शिक्षा से वंचित रह गई हैं, उन्हें शिक्षा प्रदान करके शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना था। अप्रैल 2007 में इसी योजना को सर्व शिक्षा अभियान के साथ मिला दिया गया। ठीक है, इसी शिक्षा को अप्रैल 2007 में सर्व शिक्षा अभियान के साथ मिला दिया गया, यानी सबको पढ़ाना और सबको आगे बढ़ाना। आइए अगली बात करें। अगला प्रश्न है, लिखित एवं छपित सामग्री किस प्रकार का साधन है? भाई जो लिखा भी हो, ये आप देख रहे हैं लिखा भी है, पहले कोई लिखा रहा होगा, जो ये पेज आपको दिख रहा है पहले कोई लिखा रहा होगा ना, फिर छापा गया। ये तो हम फोटो बाद में आपको दिखा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये एक दृश्य साधन है। साधन पूछा है, इससे आपको हम अलग से वॉइस से बोल रहे हैं इसलिए आपको सुनाई दे रहा है, लेकिन आप महज अपनी पुस्तक देखिए, आपकी किताब क्या है, ये क्या है? लिखित और छपित है ना, तो ये क्या है? दृश्य साधन, जो सिर्फ आपको दिखाई दे रही है। आपकी किताब आपको बोल बोल के पढ़ाती नहीं है, अपने आप बोल कर आपको सुनाती नहीं है ना। आइए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है, एस्बेस्टॉस है क्या है? प्राकृतिक रेशा, ऑप्शन नंबर बी मानवकृत रेशा, ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक खनिज रेशा, ऑप्शन नंबर डी मानवकृत खनिज रेशा। देखिए, बहुत बारीकी से समझने का है। अगर आप प्रश्न को जल्दबाजी में हल करते हैं, खनिज को ध्यान नहीं देते हैं, तो आप प्राकृतिक को भी आंसर कर सकते हैं। अगर यही प्राकृतिक के साथ खनिज ना देता तो आप प्राकृतिक रेशा लगा सकते हैं, लेकिन एस्बेस्टस जो होता है वो खनिज रेशा है, यानी प्रकृति द्वारा प्राप्त खनिज रेशा है, मानव द्वारा निर्मित खनिज रेशा नहीं है। ठीक है, एस्बेस्टस क्या होता है? एस्बेस्टस वो धातु होती है, वो खनिज रेशा है, धातु भी कह सकते हैं, कि जो हमें प्रकृति से मिलती है। इससे हम अग्निरोधी वस्त्र बनते हैं। इसके जो हमारे फायर ब्रिगेड वाले लोग होते हैं वो ये पहनते हैं, अग्निरोधक वस्त्र बनते हैं इससे। अग्निरोधक वस्त्र जो कितना तापमान सह सकता है? 750 डिग्री फ़ारेनहाइट, 750 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान यह सह सकता है। उस तापमान का इस रेशे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये प्रश्न पूछा जाता है, कभी कभी पूछ सकता है कि अग्निरोधी वस्त्र किस रेशे से बनते हैं? तो एस्बेस्टस से बनते हैं। आइए अगले प्रश्न की चर्चा करें। संश्लिष्ट रंजक की खोज की थी, किसने की थी भाई? तो संश्लिष्ट रेशे की खोज की बात करें तो रासायनिक रंगों की खोज 1856 में हुई थी। 1856 में हुई थी, और किसके द्वारा हुई थी? विलियम हेनरी पार्कर महोदय के द्वारा हुई थी। संश्लेषित रेशों का प्रयोग रंगाई के क्षेत्रों में अत्यधिक लाभप्रद साबित हुआ, और वर्तमान समय में कि 2000 से अधिक
2000 से अधिक संश्लेषित रंगों का प्रयोग हो रहा है और ये उससे अधिक मात्रा में उपलब्ध भी है। ठीक है, तो कभी भी पूछे आपसे कि संश्लेषित रंगों की खोज किस वर्ष में हुई, तो 1856 में हुई। किसके द्वारा हुई? विलियम हेनरी पार्कर के द्वारा हुई। अगले प्रश्न की बात करें, राजमा में उपस्थित ऑक्जेलेट एवं फाइटेट किस की उपलब्धता को अवरोधित करते हैं? किसको रोकते हैं भाई? तो ये जो भौतिक, यहाँ पर ये जान लीजिए कि भोज्य पदार्थों के साथ पाए जाने वाला एक बाधक तत्व है। कौन है? फाइटेट। फाइटेट ऑक्जेलेट की बात करें तो ये भोज्य पदार्थों के साथ पाए जाने वाले एक अवरोधक तत्व होते हैं जो बहुत सारे पोषक तत्वों को हमारे शरीर में उपलब्ध नहीं होने देते हैं। ऑक्जेलेट क्या होता है? ऑक्जेलेट जो होता है ये प्राकृतिक खाद्य पदार्थों में भी पाया जाता है, जो हम खाते हैं फूड उसमें भी पाया जाता है। इसके अलावा ये शरीर में भी निर्मित होता है। इसकी अधिकता ही हो जाने के कारण हमारे शरीर में क्या होती है? ऑक्जेलेट की अधिकता के कारण ही पथरी हो जाती है। पथरी के निर्माण में ऑक्जेलेट का बहुत बड़ा योगदान होता है। हालांकि बहुत कारणों से होती है, लेकिन उसमें ऑक्जेलेट की भूमिका महत्व सबसे मेन होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लौह तत्व एवं कैल्शियम इसकी उपलब्धता को क्या करता है? अवरोधित करता है, क्योंकि ये क्या है? एक इन्विटर तत्व, एक बाधक तत्व है। आइए अगले प्रश्न की चर्चा करें। अगला प्रश्न है, सन डैश 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 में कृषि प्रसार को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मान्यता प्राप्त हुई। कब हुई? अमेरिका में प्रसार शिक्षा का उद्भव हुआ था डॉक्टर सीमन नैप के शैक्षणिक प्रयासों के द्वारा। डॉक्टर सीमन नैप के शैक्षणिक प्रयासों के द्वारा सन 1880 से 1910 के बीच में संपन्न हुआ था। अमेरिका में प्रसार कार्य का उद्भव ये संपन्न हुआ था। उन्हीं के प्रयासों से इसका उद्भव हुआ था अमेरिका में, जो कपास की खेती एवं उद्योग से संबंधित था। इन्होंने कपास की खेती और उद्योग से संबंधित कार्यों के लिए प्रसार कार्य का प्रयोग किया था। और कृषि प्रसार की बात करें तो कृषि प्रसार को संयुक्त राज्य अमेरिका में मान्यता 1914 में मिली। स्मिथ लीवर एक्ट के पारित होने से मिली। कैसे मिली? स्मिथ लीवर एक्ट वहां एक कोई पारित हुआ, उसी के कारण कृषि प्रसार को संयुक्त राज्य अमेरिका में मान्यता प्राप्त हुई। आइए अगले प्रश्न की चर्चा करें। अगला प्रश्न है कि डिब्बा बंद जैम या जेली पर चिन्ह लगा होता है, या आपके पास होगा तो उसके खोल के देख भी सकते हैं कि जैम जेली पे कौन सा चिन्ह लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए एगमार्क, ऑप्शन नंबर बी ISI, ऑप्शन नंबर सी FPO, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सरकार ने कहा क्या कि फल उत्पादन आदेश के विषय में जनता को 1946 में ही जानकारी दे दी गई थी। कब? 1946 में ही जानकारी दे दी गई थी। 1946 में ही जानकारी दे दी गई थी कि फल उत्पादन आदेश के विषय में जनता को 1946 में ही जानकारी दे दी गई थी, परंतु इस अधिनियम को 1955 मतलब बता पा इसको जो है पारित तो कर दिया गया था 1946 में, लेकिन ये लागू हुआ 1955 में। इसे जनता के बीच लागू किया गया। इसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत लागू किया गया। इसे आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत लागू किया गया। इनके आदेश के अनुसार फल एवं सब्जियों के उत्पाद बनाने से पूर्व उन्हें बनाने का लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक था, जो इन मानकों के अनुसार बनाए जाते हैं। ठीक है, जो ये अधिनियम बना उनमें जिन जिन पदार्थों को अलाउ किया था उन्हीं पदार्थों के अनुसार बना, उनकी मात्रा के अनुसार बना था। उस मात्रा से अधिक का प्रयोग करने पर दंड का प्रावधान था। और बात करें उन्हें FPO चिन्ह दिया जाता। जो भी इनका प्रयोग कर रहे थे उन्हें FPO चिन्ह दिया जाएगा। और FPO चिन्ह किन किन खाद्य पदार्थों पे दिया जाता है? तो FPO चिन्ह हमें संरक्षित फल, संरक्षित सब्जियों, फलों के सूखे फल, सब्जियां, अचार, चटनी, मुरब्बा, जैम जेली जैसे पदार्थों के लिए हमें FPO, इसका फुल फॉर्म होता है फ्रूट प्रोडक्ट
फूड प्रोडक्ट ऑर्डर यानी आदेश। ठीक, ये इसका फुल फॉर्म होता है और इसी के तहत इन चीजों को ये चिन्ह दिया जाता है। अगले प्रश्न की चर्चा करें। बच्चों का विकास निम्न का परिणाम है। किसका परिणाम है? सिर्फ सीखने का? नहीं, सिर्फ शब्द तो नहीं सही है। सिर्फ परिपक्वता का? नहीं, सिर्फ नहीं सही है, सिर्फ तो नहीं होता है। सिर्फ व्यक्तिगत भिन्न विभिन्नताओं का? नहीं, तो सही क्या होगा? सीखना और परिपक्वता का। बच्चों की विकास निम्न का परिणाम है। किसका परिणाम है? सीखने और परिपक्वता का परिणाम है। ये सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, डैश बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक गुणों को विकसित करता है। कौन विकसित करता है भाई? ऑप्शन नंबर ए खेल, ऑप्शन नंबर बी खाना, ऑप्शन नंबर सी चिल्लाना, ऑप्शन नंबर डी अनुपूरक लेना। खाना तो जो खाता है वो भी होता है, जो नहीं खाता वो भी होता है। चिल्लाना तो कुछ नहीं होता ऐसा, अनुपूरक भी होता है। तो क्या सही होगा? खेल होता है। खेल की बात करें, खेल की बात करें तो खेल एक स्वाभाविक और सार्वभौमिक आनंददायक क्रिया है जो मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और पियाजे महोदय ने एक पुस्तक लिखी, स्टेज ऑफ प्ले। इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि बच्चे में खेल के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछ सकता है कि इस पुस्तक के बारे में कि ये पुस्तक किस आधार पर लिखी गई, तो खेल पे लिखी गई है, स्टेज ऑफ प्ले। उन्होंने बताया है कि बच्चों में खेल के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास होता है। आइए अगले प्रश्न की चर्चा करें। अगला प्रश्न है, जन्म से 30 मिनट तक की अवस्था कहलाती है। भाई क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर बी नियोनेट अवस्था, ऑप्शन नंबर सी पार्टोनेट अवस्था, ऑप्शन नंबर डी प्रसव काल। बात करें हम बाल विकास की तो उसको दो भाग में तोड़ते हैं। पहले शुरुआत में एक बच्चे के बारे में बात करने से पहले एक होता है प्रीनेटल अवस्था, जन्म से पूर्व की अवस्था। तो वो उसके माँ के गर्भ से लेकर उसके जन्म तक की अवस्था जो होती है वो उसमें होती है प्रीनेटल में। दूसरी होती है पोस्टनेटल, जिसमें जन्म के बाद की अवस्थाओं का वर्णन होता है। और इसी प्रीनेटल को हम 5 भागों में तोड़ते हैं, इन्फेंस, बेबीहुड, चाइल्डहुड, प्यूबर्टी एज और एडोलसेंस। और जो बचता है हमारा इन्फेंसी। अब आते हैं हम पहले चरण पर, क्योंकि जन्म से 30 मिनट की बात कर रहे हैं तो हम इन्फेंसी में आते हैं। इन्फेंसी की बात करें, इन्फेंसी को हम तोड़ते हैं 2 भागों में। एक होता है पार्टोनेट, दूसरा होता है नियोनेट। ठीक है, एक होता है पार्टोनेट, दूसरा होता है नियोनेट। पार्टोनेट में क्या होता है? गर्भनाल कटने से पूर्व की अवस्था होती है, यानी बच्चा जन्म तो ले चुका है लेकिन उसका गर्भनाल अभी नहीं कटा है। जब तक गर्भनाल न कट जाए वो अवस्था होती है हमारी पार्टोनेट। तो जन्म से 30 मिनट के भीतर अधिकतम 30 मिनट का समय लोग लेते हैं, तो इसीलिए दिया है कि जन्म से 30 मिनट तक की अवस्था को क्या कहते हैं? पार्टोनेट कहते हैं। लेकिन वहीं 30 मिनट से 15 दिन का समय, 15 दिन का समय हमारा नियोनेट कहलाता है। जन्म के 30 मिनट से लेकर 15 दिन तक का समय नियोनेट कहलाता है, लेकिन वहीं 0 से 30 मिनट समय पार्टोनेट कहलाता है। इसका आदर्शात्मक होता है वैसे 10 मिनट, 0 से 10 मिनट, लेकिन हम अधिकतर देखने को पाते हैं 0 से 30 मिनट को। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की चर्चा करें। प्रसार शिक्षा सामुदायिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है। यह कथन किसका है? देखिए फैक्ट है, मैंने पहले भी कई बार बताया है कि प्रसार शिक्षा में जो कथन है, सन है, ये बहुत रटने वाला है, बिना रटे इनका काम नहीं चलेगा। तो कह रहा प्रसार शिक्षा सामुदायिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है। यह कथन किस है? ऑप्शन ए रेड्डी महोदय का, ऑप्शन नंबर बी रामा भाई का, ऑप्शन नंबर सी कृष्णाचारी का, ऑप्शन नंबर डी हेरोन भाई का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ए रेड्डी महोदय का। अगला प्रश्न है, कार्य, विश्राम एवं शयन के बीच उपयुक्त अनुपात क्या है? भाई एक काम हमें काम कब करना है, विश्राम कितना करना है, शयन कितना करना है। तो आप कह रहे होंगे विश्राम और शयन तो एक जैसा ही लग रहा है। तो नहीं, विश्राम का मतलब होता है आराम करना नहीं होता है, शयन का मतलब सोना होता है, वो आराम में जाता है। लेकिन विश्राम का मतलब आराम से नहीं, बल्कि आप जैसे मान लीजिए कोई भारी कार्य कर रहे हैं, भारी कार्य को छोड़कर आप थोड़े बहुत हल्के कार्य करने लगिए, या 1 मिनट कभी आप बहुत देर से खड़े होकर काम कर रहे हैं, फिर आप बैठ के काम करने लगिए। अपने कार्यों की गति में परिवर्तन करके भारी से हल्के में आना, वो विश्राम होता है, ना कि सो जाना। सोने के लिए तो अलग अनुपात दे ही रखा है। ठीक है, ये अनुपात सारे बराबर होते हैं। और पहली बात तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 8:7:4, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 6:5:5, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 8:8:8, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 5:6:6। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 8:8:8। समय का जो संतुलन होता है वो प्रति
प्रत्येक व्यक्ति में समय का संतुलन मुख्य रूप से 3 बातों पर आधारित होता है: काम, विश्राम और शयन पर। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है व्यक्तिगत संपर्क पारस्परिक सद्भाव एवं मैत्री बढ़ाने की दृष्टि में कौन सी विधि अत्यंत प्रभावकारी है? ऑप्शन नंबर ए कार्यालय में भेंट, ऑप्शन नंबर बी है फार्म और घर पर भेंट, ऑप्शन नंबर सी है विधि एवं परिणाम प्रदर्शन, ऑप्शन नंबर डी है समूह चर्चा का आयोजन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, घर और फार्म पर भेंट। इसमें क्या होता है, प्रसार कार्यकर्ता जो होता है वो सीधे जाके कांटेक्ट करता है किससे, ग्रामीणों से। किसी भी ग्रामीण से, वो घर पे है घर पे मिलेगा, खेत पर है खेत में मिलेगा, वहां जाकर उससे उसके भाव से उसका अपना बन के, उसके जैसा बन के, मतलब वो प्रसार कार्यकर्ता अपना ये भूल जाता है कि नहीं मैं प्रसार कार्यकर्ता हूँ। वो ग्रामीण से बात करता है तो खुद को भी ग्रामीण ही समझ के बात करता है, उसकी समस्या को अपना समस्या समझकर उस दुख सुख के साथ में वो बात करता है, जिससे क्या करते हैं ये बहुत ही प्रभावी होता है। इसीलिए वो क्या करते हैं, सीधे सीधे व्यक्तिगत संपर्क करते हैं या सीधा कांटेक्ट अपना करते हैं किससे, ग्रामीण से। ये होता है घर, इसमें सही उत्तर होगा फार्म और घर पर भेंट। आइए अगला प्रश्न है, टेबल लिनन में कौन सी बुनाई होती है? ऑप्शन नंबर ए प्लेन बुनाई, ऑप्शन नंबर बी रिब बुनाई, ऑप्शन नंबर ट्विल बुनाई, ऑप्शन नंबर सी है ट्विल बुनाई, ऑप्शन नंबर डी है बास्केट बुनाई। बात करें टेबल बुनाई की, तो टेबल बुनाई पर जानने से पहले ये जान लीजिए कि टेबल लिनन की बात करें तो टेबल लिनन जानने से पहले जानिए कि है क्या। तो मेज को सजाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कपड़ा, जिसे हम मेजपोश कहते हैं या नैपकिन कहते हैं, वही होता है हमारा टेबल लिनन। ये एक मोटे कपड़े, थोड़ा सा मोटा कपड़ा होता है अपेक्षाकृत, और इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा हमारा बास्केट बुनाई। क्यों? बास्केट बुनाई होती है सादी बुनाई का ही एक रूप है, ये उसी के समान होता है, किंतु ये मोटे कपड़ों पे की जाती है और प्लेन बुनाई जो होती है वो पतले कपड़ों पे की जाती है। आइए अगले प्रश्न की चर्चा करें। बोलनी ऊन को कहते हैं, कौन सा ऊन कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए मेरिनो ऊन, ऑप्शन नंबर बी पैशम ऊन, ऑप्शन नंबर सी सातूत होना चाहिए था, सातस है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बोलनी ऊन की बात करें तो सबसे उच्च कोटि का जो ऊन होता है वो हमारा होता है मेरिनो ऊन। हम बात कर रहे थे मेरिनो ऊन की, तो मेरिनो ऊन जो होता है ये मेरिनो भेड़ से प्राप्त होती है, जो स्पेन में पाई जाती है। इसी कारण इसे मेरिनो ऊन भी कहते हैं। इसकी लंबाई जो होती है वो 1 से 5 इंच होती है। इसमें सल्कों की संख्या अधिक होती है, ये चमकदार भी होती है, मजबूत भी होती है और इसमें लचीलापन भी अच्छा खासा पाया जाता है। आइए अगले प्रश्न की चर्चा करें। अगला प्रश्न है, गेहूं का चोकर उसकी किस परत में होता है? ऑप्शन नंबर ए एपिडर्मिस, ऑप्शन नंबर बी इंडोस्पर्म, ऑप्शन नंबर सी एम्ब्रियो, ऑप्शन नंबर डी पेरिकार्प। अनाज की बात करें तो गेहूं की बात कहा है, हम गेहूं की बात कर लें अगर, तो गेहूं में 3 परतें होती हैं। एक बाहरी परत होती है जिसे हम ब्राउन या पेरिकार्प कहते हैं, अब समझ गए होंगे, ठीक है। दूसरी होती है इसी के अंदर एंडोस्पर्म, और तीसरी सबसे अंदर जो होती है उसे कहते हैं इम्ब्रियो, यानी भ्रूण या जर्म सेल जिसे हम कहते हैं, वो होता है। ये जो बाहरी होती है ब्राउन, ये होती है 2.5%, और इसके अंदर जो दूसरी होती है ये होती है 83%, अनाज का इतना भाग होती है। और जो सबसे अंदर की परत होती है वो होती है 4.5 या 4.4 कह सकते हैं, इतना % भाग होती है। जो ब्राउन होती है ये सबसे पतली और बाहरी परत होती है, इसमें इसी भाग में फाइबर और मिनरल अधिक पाए जाते हैं, ठीक है। इन्हीं को जब हम पीसते हैं चाकी पर, उससे जो है निकल जाती है, जिससे हमें 2.5% का नुकसान भी होता है, ठीक है। यानी हमें अनाज का 2.5% फिर नहीं मिला, चोकर निकल गया, इसीलिए कहते हैं लोग कि आप आटा जब गूंथिए तो आप चाल कर मत निकालिए, खाइए, उसको चाल कर मत गूंथिए। बिना चाले हुए आटे को खाने से हमें फाइबर और मिनरल की प्राप्ति होती है। और जो ये इंडोस्पर्म होता है यानी बीज वाला भाग, इसमें बहुत सारे स्टार्च, प्रोटीन, जितने भी आवश्यक इस तरह से पदार्थ इसमें होते हैं वो इसी में संचित रहते हैं, इसीलिए इसे स्टोर हाउस कहा जाता है इसका, अनाज का। आइए अगले प्रश्न की चर्चा करें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रसार शिक्षण का चरण नहीं है? अभी हम इससे पहले भी
इस पेपर में क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व किए थे। उसमें पूछा था प्रथम चरण क्या है, अब यहाँ पूछ रहा है प्रसार शिक्षा का चरण नहीं है। क्या नहीं है भाई? कह रहा ध्यान आकर्षण, ऑप्शन नंबर बी अभिरुचि, ऑप्शन नंबर सी ध्यान विकर्षण, ऑप्शन नंबर डी संतुष्टि। भाई उसमें हमने देखा था कि ध्यान आकर्षण प्रथम पूछा था, तो पूछा था प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण, तो उसमें ध्यान आकर्षण था। तो ये भी है, अभिरुचि भी होता है, संतुष्टि भी होती है। नहीं होता है तो क्या? ध्यान विकर्षण। ध्यान भटकाना थोड़ी होता है प्रसार शिक्षा का उद्देश्य, है ना। इसका सही उत्तर होगा ध्यान विकर्षण। आइए अगले प्रश्न के देखते हैं। अगला प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न है ये। प्रश्न है, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में होता है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी ग्लाइकोजन का विघटन, ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज का पायरुविक, ये ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी अमीनो अम्ल तथा वसा का निर्माण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कोशिकाओं में जो कोशिका द्रव्य पाया जाता है उसमें होती है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में बदल जाता है और जिससे एक कुछ ऊर्जा जो है प्राप्त होती है, जिसे हम एटीपी के रूप में प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का अंतिम प्रश्न और इसी के साथ हमारा टीजीटी 2021 का प्रश्न पत्र समाप्त हुआ सॉल्व करके। 4-5 वीडियो जो भी बनाया हमने इसके 25-25 करके। कल हम इन्हीं प्रश्नों की सिर्फ टेस्ट सीरीज लाएंगे, इसी 2021 के, और आप अपना मूल्यांकन करेंगे कि मैंने जितना भी समझाया इसमें मैं कुछ भी चेंज नहीं करूंगी। आपको ये देखना है कि आप 125 में से कितना सही कर रहे हैं। अगर आप 120 सही कर रहे हैं, 121-22 सही कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है और आपने इस पूरे प्रश्न पत्र को अच्छे से समझा और पढ़ा है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की चर्चा क्या करेंगे। अब आपको मिलते हैं हम कल इस प्रश्न के इस पूरे 125 प्रश्नों के टेस्ट सीरीज के साथ। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी क्योंकि उसमें आप सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, आपको अपने मार्क बताने हैं, आपने कितना गेन किया है, कितना आपने स्कोर किया, कितना आपने समझा है। आप लोग, कुछ लोग बहुत अच्छे कमेंट कर रहे हैं, जैसे माला जी ने किया था, नीलू जी ने किया था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने इतने प्यारे कमेंट हमें भेजे और हमारा इतना अच्छा सही, आपके कमेंट से ही हमें ऊर्जा मिलती है और अच्छे कार्य और अच्छा करने की हमें प्रेरणा मिलती है। तो साथियों, आप कमेंट जरूर किया कीजिए और मिलते हैं कल इन्हीं टीजीटी 2021 के प्रश्नों के साथ, जो हम करेंगे सिर्फ टेस्ट के रूप में। उसमें हम कोई व्याख्या नहीं देंगे, व्याख्या हम पहले दे चुके हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।